हे हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मीन रिवर्जन क्या होता है और क्यों ऐसा लग रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो एक बुल फेज में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है, या इंडियन मार्केट बुल फेज में एंटर कर सकता है। ये क्वेश्चन मार्क के साथ ही इट्स ऑलवेज बेटर कि रादर देन मेकिंग अ स्टेटमेंट, इट्स ऑलवेज बेटर टू एनालाइज अ सिचुएशन। तो उस एंगल से हम यहाँ पे ये समझेंगे। तो पहले ये बात करते हैं दोस्तों कि व्हाट इज मीन रिवर्जन। ओके, सो हमने ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में करेक्शन होता हुआ है, हम देख रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है इंडिया से ऑलमोस्ट $30 बिलियन निकाल चुके हैं इन लास्ट 1 ईयर्स टाइम। अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी भी 2026 में ऑलमोस्ट 8-10% से डाउन है। भले ही निफ्टी डाउन है बट अर्निंग्स जो है निफ्टी कंपनीज की वो अराउंड 10 से 12% से ग्रो हुए हैं इन लास्ट 12 मंथ्स। सो इंडिया क्या वीक है, इंडियन मार्केट वीक है, या फिर ये एक नए मतलब मीन रिवर्जन अपॉर्चुनिटी इंडियन मार्केट्स में नजर आ रही है, बिगिनिंग ऑफ अ मेजर मीन रिवर्जन अपॉर्चुनिटी। इसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। सो पहले समझते हैं व्हाट डज मीन रिवर्जन मीन। ठीक है, सो मीन रिवर्जन का मतलब है कि कहीं पे भी अनयूजुअली हाई या फिर अनयूजुअली लो मूवमेंट होती है, तो देन दैट पर्टिकुलर अंडरलाइंग सिक्योरिटी या मार्केट, it will try and move towards its long term average. इन द स्टॉक मार्केट ये चीज किस किस चीज के साथ हो सकती है? तो ये शेयर प्राइसेस के साथ हो सकता है, ये पी रेशियोज के साथ हो सकता है, कंपनीज के जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी मीन रिवर्जन हो सकता है, ओवरऑल कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ या फिर मार्केट के अर्निंग्स ग्रोथ में भी मीन रिवर्जन हो सकता है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट में भी मीन रिवर्जन होता है, सेक्टर परफॉर्मेंस में मीन रिवर्जन हो सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर एलोकेशंस में भी मीन रिवर्जन हो सकता है। तो ये समझेंगे, हम सारी चीजें इसमें समझने की कोशिश करते हैं, बट एक पहले मीन रिवर्जन को एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। सो एज्यूम अ क्वालिटी कंपनी जो अराउंड 20 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड हो रही है, और उस पर्टिकुलर कंपनी में कुछ टेम्पररी पेसिमिज्म आ जाता है, कुछ कंपनी स्पेसिफिक इवेंट हो जाता है एंड वैल्यूएशन जो है वो 14 टाइम्स अर्निंग्स की तरफ चला जाता है। देन अगर वो पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, सो देन वैल्यूएशंस फिर से एक बार 18-20 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ एंड वैल्यूएशन री रेटिंग जो है इसकी वजह से इन्वेस्टर बेनिफिट हो सकते हैं। ऑन द अदर साइड एक कंपनी है जो ओवर हाइप्ड स्टॉक ट्रेडिंग मतलब हो रहा है उसमें, या फिर 50 टाइम्स अर्निंग्स पे वो ट्रेड हो रहा है, और वहां पे अगर क्या बोलते हैं प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स थोड़े से खराब आते हैं कंपनी की तरफ से, तो फिर वो 30 टाइम्स अर्निंग्स की तरफ चला जाता है। सो मीन रिवर्जन डज नॉट मीन कि एवरी फॉलिंग स्टॉक इज विल रिकवर। ओके, तो ये नहीं समझना है हमें कि भाई मतलब वो 50 से 30 पे गया तो वो 30 से 50 फिर से आएगा। बट नॉर्मली इट वर्क्स व्हेन द प्रॉब्लम इज टेम्पररी एंड द अंडरलाइंग बिजनेस रिमेन्स हेल्दी। ठीक है, अब इसको एग्जैक्ट सिचुएशन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने रिसेंटली जो एआई और सेमीकंडक्टर कंपनीज है वहां पे जो करेक्शन हम देख रहे हैं ग्लोबल कंपनीज में। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो स्टॉक्स है जो बहुत ज्यादा परफेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ प्राइस किए जा रहे थे, और वो जो ऑप्टिमिज्म है वो कहीं ना कहीं रिवर्ट होता हुआ हम देख रहे हैं। जैसे कि अगर रीसेंट करेक्शंस हम देखते हैं जिसमें कॉस्पी, ये जो इंडेक्स है साउथ कोरिया का जो इंडेक्स है, 9300 लेवल तक वो गया था, वहां से 5600 तक वो पर्टिकुलर इंडेक्स नीचे आया है। मतलब 40 से 45% के करेक्शंस हमने वहां पे देखे हैं। कल भी वो 12.5% गिरा था, आज वो ऑलमोस्ट 6-6.5% गिरा है वो इंडेक्स। ताइवान के इंडेक्स की बात करते हैं तो कल भी गिरा था, आज भी ऑलमोस्ट 4-5% का फॉल ताइवान इंडेक्स में भी हमने देखा है। सेमीकंडक्टर इंडेक्स जो है वो 21% से करेक्ट हुआ है फ्रॉम द पीक। एनवीडिया जैसे स्टॉक्स भी ऑलमोस्ट 15 से 16% करेक्ट हुए फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाई लेवल्स। ठीक है, जो मैग्निफिसेंट 7 इंडेक्स मान जो टॉप 7 कंपनीज ऑफ यूएस है
वो भी अप्रॉक्सीमेटली 10% से, यहाँ पे वो इंडेक्स भी यहाँ पे 10% से गिरा है। मेजर टेक्नोलॉजी कंपनीज जो एक्सपेक्टेड है कि $750 बिलियन का स्पेंडिंग कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो नाउ अभी इन्वेस्टर्स ने ये वो क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए कि भाई ये जो इनॉर्मस एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो तो इसमें सही में रिटर्न्स आ सकते हैं क्या। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्वेश्चन जो है ना वो अब बढ़ता जाने वाला है, एंड दैट इज व्हाट इज ड्राइविंग दिस मीन रिवर्जेंस साइकिल। सो एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशंस आप अगर करके बैठते हो, उसकी वजह से एग्रेसिव वैल्यूएशंस अगर आपने देखे रखे हुए हैं, और वहां पे अर्निंग्स फेल होती है। अर्निंग्स फेल, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि अर्निंग फेल होना मतलब बहुत खराब अर्निंग आना। जो आपने एक्सपेक्टेशंस बिल्ड किए हैं वो एक्सपेक्टेशंस भी अगर बीट नहीं कर पाओगे आप, तो वहां पे भी मीन रिवर्जन हो सकता है। सो उसकी वजह से वैल्यूएशन प्रीमियम्स जो मिले हैं कंपनीज को, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, शेयर प्राइसेस करेक्ट होते हैं, उसकी वजह से अंडरलाइंग कंपनीज जो है वो भले ही बहुत अच्छी पोजीशन में है मतलब बिजनेस वाइज, बट फिर भी वैल्यूएशंस करेक्ट हो सकते हैं। दैट्स व्हाट मीन रिवर्जन कैन डू। So what is correcting is the excessive expectation built in their valuations. ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक एग्जांपल अगर हमें देखना है तो इंडियन आईटी कंपनीज के बारे में बात करेंगे, वहां पे भी मीन रिवर्जन होता हुआ दिख रहा है। इंडियन आईटी वाज वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक्ड सेक्टर्स अर्लियर इन 2026। ओके, सो फॉरेन इन्वेस्टर्स में की अगर हम बात करते हैं तो 7 आउट ऑफ 10 निफ्टी आईटी कंपनीज जो है वहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम हुई है इन दी क्वार्टर, जून एंडिंग क्वार्टर में। सो लास्ट क्वार्टर, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। बट इसके बावजूद निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है उसने जुलाई मंथ में, जुलाई 2026 में 16% की रैली की है। कितनी? 16% की रैली। कल भी अगर हम बात करते हैं तो 29 जुलाई या फिर आज की अगर हम बात करेंगे तो 29 जुलाई आज 2-2.5% से आईटी इंडेक्स, जब हम ये बात कर रहे हैं वीडियो की, तब वो ऊपर है। सो ओवर 3 सेशंस द इंडेक्स रोज अप्रॉक्सीमेटली 8.3%। ऐसा क्यों हुआ? तो एक तो एक्सपेक्टेशंस हैड ऑलरेडी बिकम एक्सट्रीमली वीक। कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रख रहे लोग आईटी कंपनीज की तरफ से। ऐसा लग रहा है भाई ये तो बंद ही होने वाले बिजनेस, इस तरीके की पेसिमिस्टिक बातें यहां पे हुई है। तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट मीन रिवर्जन क्या होता है? दिस इज टिपिकल साइन यहां पे नजर आ रहा है। 3 साल पहले आपको अगर याद है तो आईटी इंडस्ट्री में ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर बोलते या टॉप परफॉर्मिंग फंड बोलते आईटी फंड्स ही सामने आ रहे थे। तो यहाँ तब बहुत ज़्यादा ओवर हाइप हुई थी। अब ओवर पेसिमिज्म यहाँ पे हुआ है, उसकी वजह से वैल्यूएशंस करेक्ट हुए थे। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपने पोजीशंस इस पर्टिकुलर सेक्टर में कम किए थे। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आए हैं कंपनीज की तरफ से वो इतने खराब नहीं है, मैं तो बोलूँगा खराब ही नहीं है। वो सेंटिमेंट मतलब शायद जो कमेंट्री है वो लोगों को थोड़ी सी लगी होगी वहाँ पे खराब, बट परफॉर्मेंस वैसे नज़र नहीं आ रहा था खराब। ठीक है, सो ग्लोबल कैपिटल जो है, इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट it has started rotating from expensive AI hardware towards relatively cheaper software services company. This is a classic mean reversion. Extremely low expectations plus reasonable returns, reasonable results can produce a sharp recovery, and that's what is happening currently in Indian IT sector. Again, please don't take it as an advice, but इसको एज अ कंसेप्ट, मीन रिवर्जन एज अ कंसेप्ट यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो अब तीसरा अगर इसमें ग्लोबल एग्जांपल हमें देखना है तो इंडिया वर्सेस टेक्नोलॉजी हेवी एशियन मार्केट्स, निफ्टी का ईयर टू डेट परफॉर्मेंस अराउंड 7 to 8% फॉल है। इट वाज मतलब दिसंबर में भी थोड़ा सा जो मार्केट भागा था वहां से भी 9-10% से हम नीचे गिरे हुए। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 $29.3 बिलियन विड्रॉ किए हैं इंडिया से। मीनवाइल एआई हेवी मार्केट्स जो है उन्होंने सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है। आज भी अगर हम ताइवान और इसकी कॉस्पी की बात करते हैं तो 1 साल का परफॉर्मेंस उनका आज भी बहुत बढ़िया है, यह समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो मतलब 3,000 से 9,000 का इंडेक्स जाना, ये भी मतलब ये समझना, वहां से वो 5,600 पे आए, तो स्टिल 3,000 से 5,600 इज अ वेरी गुड रिटर्न, ये समझना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप को हम देखेंगे तो ये रिवर्स होती हुई हम देख रहे हैं। सो 29 जुलाई को आज
Nifty gained close to 1%. 14 out of 16 major Indian sectors have advanced. इंडिया का जो मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस है उन्होंने भी यहाँ पे गेन किया है. So I think this could indicate capital rotation from concentrated technology markets towards a more diversified Indian market. हमें ये समझना है कि क्या इंडियन मार्केट मीन रिवर्जन का केस बन रहा है. तो दैट इज व्हाट दिस डिस्कशन इज ऑल अबाउट. ठीक है. सो अब बात करते हैं थोड़ा सा कि व्हाई इंडिया कुड एंटर अ बुल फेज. ओके. सो इंडिया में ना प्राइस करेक्ट हो चुके हैं बट अर्निंग्स कोलैप्स नहीं हुए हैं. निफ्टी इज डाउन अप्रोक्सीमेटली 8% ईयर टू डेट, बट जून क्वार्टर निफ्टी अर्निंग्स की अगर हम बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर 12% से अर्निंग्स ग्रो किए हैं. अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3 परसेंटेज पॉइंट्स अबव एक्सपेक्टेशंस आई है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर. This means index is down by 8%, earnings growth year on year is around 12%. तो अराउंड 18 से 20% का वैल्यूएशन कॉम्प्रेशन हमने लास्ट 12 मंथ्स में यहाँ पे देखा है. The market has become cheaper because share prices corrected while corporate profits continued growing. ओके. तो वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ कंटिन्यू यहां पे हुई है. तो इक्विटी रिटर्न फॉर्मूला क्या होता है. लॉन्ग टर्म इक्विटी रिटर्न्स जो है ना वो ब्रॉडली ड्राइव होते हैं बाय अर्निंग्स ग्रोथ. उस पर डिविडेंड यील्ड ऐड कीजिए और वैल्यूएशन का री रेटिंग. सो पोटेंशियल कॉम्बिनेशन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 10 से 12% का अर्निंग्स ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड ऑफ 1 to 2%, वैल्यूएशन मूवमेंट अगर हमने स्टेबल या फिर थोड़ा सा री रेटिंग भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं. So even without a P re-rating, this combination can generate a respectable return in Indian market. Any valuation expansion, अगर यहाँ पे कुछ भी होता है, that would provide additional upside to the market. और वो उसके लिए perfectly poised हम यहाँ पे नजर आ रहे. और इंडिया की जो इंडिया इंक की जो अर्निंग्स ग्रोथ है ना वो काफी ब्रॉड बेस्ड है. द रिकवरी इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल सेक्टर. जैसे कि ये जो मार्केट्स है ना एशियन मार्केट्स कि भाई सैमसंग या एसके हाइनिक्स पूरे कोरिया मार्केट को चला रहे या ताइवान में सिर्फ टीएसएमसी चला रही. हमारा ऐसा नहीं है. हमारी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो काफ़ी ब्रॉड बेस्ड है. इट इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय एनर्जी सेक्टर, मेटल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, डोमेस्टिक बैंक्स, इंडस्ट्रियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज. इंडिया हैज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस दीज सेक्टर्स. तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इंडिया ये बहुत कम डिपेंडेंट है किसी भी एक कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर पे. सो दैट इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ. ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों. सो अगर डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से हम देखते हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है. डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है हमारा. कैपेक्स जो है गवर्नमेंट के साइड से, इवन प्राइवेट साइड से भी यहाँ पे बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं. So all these factors will matter a lot in our earnings growth. तो इसीलिए ये एक रीजन है जो इंडिया को मतलब थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन, ये जो डाइवर्सिफाइड सेक्टर से, ये भी एक रीजन है कि क्यों इंडिया मीन रिवर्ट होके एक बुल फेज में जा सकता है. अब तीसरा रीजन जो है फॉरेन इन्वेस्टर पोजिशनिंग को थोड़ा सा समझते हैं. इट इज ऑलरेडी वेरी लो, डिकेड लो पोजीशन पे हम जा चुके हैं. अकेले इस 6-7 महीनों में $29.3 बिलियन इंडिया से निकल चुका है. एफआईआईज ने विड्रॉ किया है. एंड दिस क्रिएट्स एन इंपॉर्टेंट सेटअप. सो फॉरेन सेलिंग जो है वो यहाँ पे स्लो हो सकती है. अर्निंग एक्सपेक्टेशन स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं. ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है जिन्होंने ऑलरेडी अंडरवेट पोजीशंस इंडिया पे ली हुई है, वहाँ पे अगर वो पोजीशंस चेंज करते हैं, मीन रिवर्ट होता है टुवर्ड्स न्यूट्रल या फिर ओवरवेट पोजीशंस, सो दैट विल ट्रिगर अ वैल्यूएशन री रेटिंग इन इंडिया. सो राइजिंग मार्केट्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली इनफ्लोज को वापस ला सकते हैं. सो ये समझना जरूरी है. और इंडिया को ना पूरे 30 बिलियन जो $29.3 बिलियन निकले हैं वो कुछ इमीडिएटली नहीं चाहिए. इवन अ शिफ्ट फ्रॉम एग्रेसिव सेलिंग टू न्यूट्रल पोजिशनिंग, ये भी हमारे लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो सकती है, स्पेसिफिकली डिमांड सप्लाई इक्वेशन के एंगल से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो. ठीक है. सो नेक्स्ट रीजन जो है वाई इंडिया मतलब मीन रिवर्जन या बुल फेज का है वो है डोमेस्टिक लिक्विडिटी. सो डोमेस्टिक लिक्विडिटी प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट. इंडिया में जो म्यूचुअल फंड एसआईपीज है उसका नंबर क्या है, जून महीने का जो नंबर आया वो है 31,781 करोड़ रुपीज. म्यूचुअल फंड एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वो है 84.18 लाख करोड़ रुपीज. लास्ट
मतलब ओवर द 5 years अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, म्यूचुअल फंड एयूएम इंक्रीज फ्रॉम 33.67 लाख करोड़ रुपीज टू ऑलमोस्ट 84 लाख करोड़ रुपीज। मीनिंग ये जो इंडस्ट्री है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5 to 2.75 टाइम्स यहाँ पे बढ़ी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कैनॉट एलिमिनेट मार्केट करेक्शंस, हम ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं बोल रहे, बट दे कैन एब्सॉर्ब अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ फॉरेन सेलिंग, और उसी ने मार्केट को यहाँ पे संभाला हुआ है। एंड दिस क्रिएट्स अ पावरफुल स्ट्रक्चर। बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं नहीं हम तो एफआईएस को एग्जिट दे रहे, भाई हम उनकी डिक्टेटरशिप खत्म कर रहे हैं। सो डोमेस्टिक फ्लोज प्रोवाइड डाउनसाइड सपोर्ट, ओके, एंड एफआई इनफ्लोज जब होंगे दे विल प्रोवाइड एडिशनल अपसाइड, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और एक रीजन क्या है कि यहां पे इंडिया बुल फेज में एंटर कर सकता है या फिर परफेक्ट मीन रिवर्जन केस बन रहा है। सो इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज। इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो आईएमएफ ने FY27 के लिए प्रोजेक्शन दिया है 6.4% का। नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्शन है आईएमएफ का FY28 के लिए 6.7% का। FY27 का आरबीआई का प्रोजेक्शन है ग्रोथ का 6.6% का। तो इंडिया देयरफॉर कंटिन्यूज टू ग्रो एट मोर देन 6% इन रियल टर्म्स। ठीक है, इसके ऊपर हम इन्फ्लेशन अगर ऐड करते हैं तो नॉमिनल जो जीडीपी ग्रोथ है वो सब्सटैंशियली हायर लगता है 10 से 12% का। ठीक है, एंड ये तो मतलब ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ तो है। एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स का किसकी वजह से यहाँ पे इंप्रूव हो सकती है? फॉर्मलाइजेशन की वजह से, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की वजह से, राइजिंग हाउस होल्ड इनकम्स की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, क्रेडिट ग्रोथ के नंबर जो रिस्पेक्टफुल आए हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पे अर्निंग्स इंप्रूव होने का। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांशन, हाई एनर्जी इन्वेस्टमेंट, जो एनर्जी सिक्योरिटी के एंगल से हम बहुत सारे काम यहाँ पे जो हो रहे हैं इंडिया में, दैट विल ऑल्सो एड अ ह्यूज मोमेंटम टू आवर ग्रोथ। ठीक है, सो इसीलिए अगर यहाँ हम देखते हैं तो इक्विटी करेक्शन ड्यूरिंग अ 6% इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ करेक्शन कॉज्ड बाय अ रिसेशन। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सो इसीलिए एक कंप्लीट इंडिया मीन रिवर्जन सेटअप हमें नजर आ रहा है। निफ्टी का परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं ईयर टू डेट -8%, देन निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ अराउंड 12%, अर्निंग्स सरप्राइज जो आया है इस क्वार्टर में 3 परसेंटेज पॉइंट का, प्लस ओवरऑल वैल्यूएशन कॉम्प्रेशन ओवर द लास्ट 12 मंथ्स की अगर हम बात करते हो तो दैट इज अराउंड 18%। एफआईआईज ने $30 बिलियन निकालना ओवर सेलिंग फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एसआईपी कलेक्शंस एट ऑल टाइम हाई लेवल ऑफ 31,781 करोड़ रुपीज। म्यूचुअल फंड एयूएम ऑलमोस्ट 84 लाख करोड़ रुपीज। सो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया सेटअप हमें नजर आ रहा है फॉर बीट रिवर्जन, और इसीलिए इंडिया बुल फेज में एंटर कर सकता है। बट कुछ रिस्क्स भी है, उसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली रिस्क है क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड इज ट्रेडिंग एट $85-87 पर बैरल। अगर ये वॉर जो चल रहा है ईरान और यूएस के बीच में ये और ज्यादा एक्सटेंड होता है देन देयर इज अ प्रॉब्लम, वी कैन नॉट डिनाई दैट। क्योंकि ऑयल प्राइसेस का ऊपर जाना ये रुपये को डिप्रिशिएट कर सकता है, इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है, कॉर्पोरेट मार्जिन्स को रिड्यूस कर सकता है, और इंटरेस्ट रेट कट्स जो हो सकते हैं आगे आने वाले समय में, वहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक की भी बातें शुरू हो सकती है। मॉनसून का वीकनेस, ओके, सो वैसे मॉनसून ने फिर काफी अच्छी तरीके से कैचअप किया है, बट ना बहुत स्कैटर्ड लग रहा है इंडिया में मॉनसून करंटली। कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश, कहीं पे बिल्कुल ही बारिश नहीं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। अगर मॉनसून खराब रहता है तो फूड इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा और रूरल कंजम्पशन अफेक्ट होगा तो दैट इज अ रिस्क वी आर कैरिंग, और उसी की वजह से अर्निंग्स डिसअपॉइंट भी कर सकते हैं। सो अगर ये सारे फैक्टर्स आएंगे तो अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट वी कैन नॉट डिनाई। सो एक चीज समझना जरूरी है, इंडिया इज चीपर बट नॉट एक्सट्रीमली चीप। निफ्टी ट्रेलिंग पी रेशियो इज स्टिल अप्रोक्सीमेटली 20-21 टाइम्स, तो वी आर नॉट वेरी चीप, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अच्छे लग रहे हैं बिकॉज बाकी मार्केट्स बहुत ज्यादा रन किए थे, उसके कंपैरिजन में हम अच्छे लग रहे हैं। बट अगर वो मार्केट्स की भी बात करते हैं हम, कॉस्पी या ताइवान, उनके अगर हम 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो दे आर नॉट वेरी इंप्रेसिव। सो इसीलिए ये सारी चीजें, ये रिस्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ओके, बट ओवरऑल हमें ऐसा लगता है कि आई थिंक ये सारी सिचुएशंस के बाद वी शुड बी इन अ बेटर पोजीशन
for mean reversion, और we think that कि इंडिया कैन एंटर इनटू अ बुल फेज। कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को ट्राई कीजिए दोस्तों। मतलब बेंचमार्क के ऊपर एक अच्छा अल्फा, मतलब डबल डिजिट अल्फा जनरेट हुआ है स्मॉल एंड मिड कैप पोर्टफोलियो में, देन कॉन्टो फंडा पोर्टफोलियो में भी। सो ज़रूर हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शंस लीजिएगा, they will benefit you a lot. If you are following a financial planning process properly, then allocate these portfolios to your financial goals. It will help you in managing the behaviors also very well. So next video तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।